हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट और यहाँ पर हमने डेवलपमेंट चैप्टर की समरी को रीड कर लिया है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट एमसीक्यू सभी को अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने वो सभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन आंसर को शुरू करने से पहले मैं आज आपको एक थॉट देती हूँ। मेरा मानना है जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठें तो आप ये सोचकर बैठें कि मैं आज आखिरी बार पढ़ाई कर रहा हूँ और कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीन मानिए आप जो तैयारी करेंगे ना उसका लेवल कुछ अलग ही होगा और आप बड़े बड़े एग्ज़ाम्स आसानी से पार कर लेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और आप हमेशा इसी तरह से अपनी तैयारी करने के लिए बैठेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन में पूछा गया है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रेस्पेक्ट। यहाँ पर रेस्पेक्ट का मतलब है ध्यान देना। नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है और स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ये जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है ना, ये जो पर्यावरण की दुर्दशा हो रही है, इसके जो परिणाम हैं वो परिणाम ध्यान नहीं देते हैं कि ये कौन सा नेशन है, ये स्टेट बाउंड्रीज हैं, हमें स्टेट बाउंड्रीज से अलग नहीं जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड का एक इशू बन गया है। तो इस स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई करेंगे। यहाँ पर देखिए, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज नाउ अ ग्लोबल इशू। तो ये एक पूरे विश्व का इशू बन गया है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी कि जिस तरह से हमारे पर्यावरण का पतन होता चला जा रहा है ना, तो ऐसे पूरे संसार में पर्यावरण का पतन हो रहा है। डिस्कस्ड एंड डिबेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इस पे डिबेट और डिस्कस भी होती हैं पूरे संसार में। द मैटर इज दैट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज विच इज कॉजिंग सच डिग्रेडेशन। तो देखिए, मैटर ये है कि ये जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है ना, ये केवल किसी एक राष्ट्र तक या स्टेट बाउंड्रीज तक सीमित नहीं है। इसका जो कारण है, डिग्रेडेशन का जो कारण है, वो किसी एक राष्ट्र तक या फिर किसी बाउंड्री तक, किसी सीमा तक सीमित नहीं है। इट्स कॉन्सिक्वेंसेस आर फेल्ट इन सराउंडिंग स्टेट्स और नेशंस और समटाइम ग्लोबली। तो देखिए, इसके जो परिणाम है ना, वो आसपास हमारे जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर भी हैं, पूरे राष्ट्र में हैं और ये कभी कभी पूरे विश्व में भी देखे जाते हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ एयर पोल्यूशन। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल है आपके पास एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन थ्रू मैसिव थर्मल पावर प्लांट एंड अदर सोर्सेज। वो जो एयर पोल्यूशन होता है ना, मैसिव थर्मल पावर प्लांट से या दूसरे सोर्सेज से, वो इंडिया में भी होता है और पोल्यूशन का कारण पाकिस्तान में भी होता है, श्रीलंका में भी होता है। तो ये जो है किसी एक कंट्री में नहीं, दूसरी कंट्रीज़ में भी इसके जो कॉजेज़ हैं वो होते हैं, उसके जो परिणाम हैं वो होते हैं। आवर नाइबर्स ऑल्सो एक्सपीरियंस इंक्रीज इन अस्थमा एंड अदर लंग डिसीज। तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारे जो पड़ोसी मतलब स्टेट्स हैं, हम उन्हें कह सकते हैं कि उन्हें भी अस्थमा की बीमारियां हो रही हैं, उन्हें भी लंग डिसीज हो रही हैं, वहाँ पे भी एसिडिक रेन हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सारी कंडीशन वहाँ पर भी देखने के लिए मिलती हैं। आर सम इशू विच आर ट्रांसकॉन्टिनेंटल इन कॉन्सिक्वेंसेस। तो और जो है अंतर महाद्वीप मतलब हर जगह ये सारे परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। डिफोरेस्टेशन इन ब्राज़ील हैज़ कॉज्ड डिस्टर्बेंस इन रेनफॉल पैटर्न थ्रू आउट साउथ अमेरिका। तो देखिए, डिफोरेस्टेशन कहाँ पर हो रहा है? ब्राज़ील में हो रहा है और डिस्टर्बेंस आपको पूरे साउथ अमेरिका में देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर जो रेन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। लैंड डिग्रेडेशन एंड डैम ब्रस्ट लाइक कंडीशन इन चाइना अफेक्ट इंडिया एंड बांग्लादेश एज इट ब्रिंग मैसिव सैलिटेशन इन फ्लड कॉन्सिक्वेंसेस। तो देखिए, उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है जैसे कि चाइना में एक फ्लड आ गई है,
चाइना में बाढ़ आ गई है, डैम टूट गया है, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है और उसकी वजह से जो प्रभावित हो रहा है वो इंडिया हो रही है प्रभावित, बांग्लादेश उससे प्रभावित हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहा कर लाई जाती हैं और वो इंडिया में और बांग्लादेश में देखने को मिलती है, फ्लड वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। Now, environmental protection is a major issue and taken seriously by almost all countries and discuss take place internationally and among group of nation। तो देखिए जो environmental protection है ना वो सबसे ज़्यादा मुख्य है, सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है और इसे हमें सीरियसली लेना चाहिए, गंभीर रूप से सभी कंट्रीज़ को लेना चाहिए और इसके ऊपर इंटरनेशनली डिस्कशन होने चाहिए और नेशन के जो ग्रुप्स हैं वो मिलकर इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करें कि किस तरह से इसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मीन्स। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? हाउ कैन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बी अचीव, किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मीन्स दैट डेवलपमेंट विच इज नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट टाइम बट इज ऑल्सो फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट हो जो केवल प्रेजेंट टाइम के लिए ही ना हो बल्कि वो जो है आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हो। सस्टेनेबिलिटी इज द कैपेसिटी टू यूज द रिसोर्सेज जुडिशियली एंड मेंटेन द लॉजिकल बैलेंस। तो देखिए सस्टेनेबिलिटी के अंदर क्या चीज़ें आती हैं उसमें बताया जा रहा है कि उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो जो है यूज़ करें उन रिसोर्सेज को बट जुडिशियली न्यायिक रूप से उसे यूज़ करें और मेंटेन बना के रखें इन्वायरमेंट के अंदर। आगे देखिए एवरी जनरेशन वांट्स टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज बट सच अ थिंग would be quite disastrous because the available resources shall be exhausted within a short time and the coming generation will be deprived of such resources। तो deprived का मतलब होता है वंचित रहना। तो देखिए जो जनरेशन होती है हर एक जनरेशन की बात हो रही है कि वो चाहती है कि वो मैक्सिमम बेनिफिट ले, जो रिसोर्सेज हैं ना फिलहाल में उनका मैक्सिमम बेनिफिट वो उठा लें और इससे क्या होगा ये सारी चीज़ें विनाश कर देंगी। विनाश तो हो गई मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी ये जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे कम समय में और जो आने वाली जनरेशन है ना वो इन सब रिसोर्सेज से वंचित रह जाएगी। जैसे कि वाटर की बात ले लेते हैं, जिस तरह से पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो क्या होगा वाटर लेवल काफ़ी नीचे आ जाएगा। तो जो आपकी आने वाली जनरेशन है ना वो शुद्ध पानी से वंचित हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड दिया हुआ है यहाँ पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन बी ऑब्जर्व इन डिफरेंट वेज। तो कई तरीके से हम जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को देख सकते हैं, जैसे कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है यानी कि पेड़ों का काटा जाना, फॉलिंग लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर जो है बहुत नीचे जा रहा है, सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी का कटाव हो रहा है, वाटर पोल्यूशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जितने भी ये फॉसिल फ्यूल्स हैं उन्हें वो बर्न हो रहे हैं, जो चीज़ें बर्न हो रही हैं वो वापस नहीं आएंगी। द होल इन ओजोन लेयर के अंदर होल हो गए हैं। द कंबक्शन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कोजिंग एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन, और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। स्पेशली इन अर्बन एरियाज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो स्पेशली कहाँ पर बताया गया है जहाँ पर ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर अर्बन एरियाज की बात की जा रही है, ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक बड़ा कारण है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड बाय जुडिशियस यूज ऑफ बोथ renewable and non-renewable resources and without disturbing the balance of environment, keeping in mind the requirement for present and future generation। तो देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसे अचीव किया जा सकता है अगर हम बहुत ही न्यायिक तरीके से यूज़ करें दोनों ही, चाहे वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, दोनों को ही सही मात्रा में हम यूज़ करें, उन्हें बिना डिस्टर्ब किए हम यूज़ करें जिससे कि इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहे
और हमें जो है आज डेवलपमेंट करना चाहिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, लेकिन हमें आने वाली जनरेशन का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ HDI। HDI का मीनिंग हमें यहाँ पर बताना है, फुल फॉर्म हम यहाँ पर देखेंगे। मेंशन 3 कंपोनेंट ऑफ मेजरिंग HDI। तो HDI को नापने के हमें 3 घटक भी यहाँ पर देखने हैं। तो HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसे क्या कहा जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। इट मे बी डिफाइंड, इसमें परिभाषा दी जाती है एज अ प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग पीपल्स चॉइस, कि लोगों की चॉइस कैसे बढ़ रही है, एज वेल एज राइजिंग द लेवल ऑफ वेल बीइंग, और जो उनका रहने का तरीका है, उनका जो स्तर है, वो किस तरह से बढ़ रहा है, उनकी चॉइसेस किस तरह से बढ़ रही है। तो देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ HDI गोज बियॉन्ड इनकम एंड ग्रोथ टू कवर ऑल ह्यूमन चॉइसेस। तो सभी इंसानों के विकल्प देखे जाते हैं। यहाँ पर बात केवल इनकम और ग्रोथ की नहीं की जाती है, बल्कि इससे आगे बढ़ के बात की जाती है। इट पुट द पीपल एट द सेंटर स्टेज, ये लोगों को सेंटर स्टेज में रखता है। एंड कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल द एंगल्स। सभी एंगल से ये देखता है, सभी उन चीज़ों को देखता है जो इंसानों के लिए ज़रूरी है और जिनकी वो इच्छा रखते हैं, और सभी एंगल से उसकी डेवलपमेंट, लोगों के डेवलपमेंट को देखा जाता है। इट इज़ अ बोर्डर अप्रोच टू डेवलपमेंट, यह विकास के लिए एक सीमावर्ती दृष्टिकोण है। तो देखिए, कंपोनेंट क्या है HDI को नापने के? तो देखिए, यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जा रहा है। ये नहीं है कि लोग जो है इनकम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो वो डेवलप है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर एक बताया गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखा जाता है। इट इज़ द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट अ टाइम ऑफ बर्थ। तो ये देखा जाता है कि एक इंसान कितना लंबा जीवन जी रहा है, उसके जीवन की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर उसे भी देखा जाता है कि दूसरे कंट्री में कितनी है, हमारे कंट्री में लोगों का जीवन कितना है। तो यहाँ पर देखिए, पर कैपिटा इनकम को भी देखा जाता है। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर देखिए, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स। तो यहाँ पर ये आपका जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है, ये है आपका नामांकन अनुपात। ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो जितने लोगों का नामांकन होगा उन्हीं का पता चलेगा कि ये लोग जो है एजुकेशन ले रहे हैं, और इसका मतलब है कि वो नामांकन रेशियो निकल कर आता है हमारे सामने, अनुपात निकल कर आता है कि प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में और हायर एजुकेशन कितने लोग ले रहे हैं। तो इससे हमें लोगों की ग्रोथ का पता चलेगा, डेवलपमेंट का पता चलेगा, और ये HDI इस काम को करता है। इन 3 तरीके से नापा जाता है कि किस तरह से जो लोग हैं वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। वाई डू पीपल्स डेवलपमेंट गोल वेरी? वेरी का मतलब है अलग अलग होना। तो लोगों के जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो अलग अलग क्यों हैं? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। हमें यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स देकर बताना है। तो देखिए, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। ईच वन ऑफ दैम सीक डिफरेंट थिंग। हर कोई जो है अलग अलग चीज़ की तलाश में रहता है, सबको एक ही चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दैम। वो उन चीज़ों की तलाश करते हैं जो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। दैट विच कैन फुलफिल दियर एस्पिरेशन एंड डिज़ायर। वो चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकें, वो उनकी तलाश में रहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, एक लैंडलेस रूरल लेबरर की बात की गई है। मे डिज़ायर मोर डेज ऑफ वर्क। उसे इच्छा होगी कि उसे, ये हमने चैप्टर में इंडेक्स में एक टेबल में पढ़ी थी ये सारी चीज़ें। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला एक श्रमिक है, वो चाहेगा कि उसे ज़्यादा दिनों तक काम मिले और उसे अच्छा वेज भी, उसके अच्छे पैसे भी मिले। वेयर एज, जहाँ पर अब जो समृद्ध किसान है उनकी बात करें, जिनके पास काफ़ी ज़मीन है, मे डिज़ायर एस्योर्ड हाई फैमिली इनकम। वो चाहेगा कि उसकी फैमिली की इनकम और ज़्यादा हाई हो।
एंड चिल्ड्रन टू बी सेटल अब्रॉड, और उनके जो बच्चे हैं वो विदेश में जाकर सेटल हो जाएं। इन फैक्ट एट टाइम टू पर्सन ऑफ और ग्रुप में सीक थिंग विच आर कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए यही चीज़ें सामने आती हैं कि एक ही समय में जो लोग हैं या लोगों का जो ग्रुप है वो क्या कर सकते हैं, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये देखने के लिए मिल सकता है कि अब एक जो लैंडलेस फार्मर है या एक लेबरर है वो तो चाहेगा कि उसे हर रोज़ काम मिले और उसे अच्छे पैसे भी मिले, जबकि एक फार्मर जो है जो काम करवाता है दूसरे लोगों से वो चाहेगा कि कम टाइम में काम हो जाए और कम पैसे पे काम हो जाए। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है, ए गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एज अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। तो एक लड़की चाहेगी कि उसे भी उतना ही मौका मिले, उतनी ही फ्रीडम मिले जितनी कि उसके ब्रदर को मिलती है, एंड दैट ही ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क, और उसका भाई भी घर के काम में हाथ बटाए। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, लेकिन उसका जो भाई है वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलाइजिस्ट में वांट मोर डैम्स। तो देखिए यहीं पर कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री बनाने वाले हैं वो चाहेंगे कि उन्हें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिले। यहाँ पर जो है डैम्स की बात की जा रही है, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लीव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस। वहीं पर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, डैम्स बनेंगी, तो क्या होगा, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। अब वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो तो डिस्प्लेस हो जाएंगे, उनकी तो जगह छिन जाएगी। दे मे रिसेंट दिस एंड मे प्रिफर स्मॉल चेक डैम्स एंड टैंक्स टू इरिगेट दियर फील्ड। यहीं पर वो चाहेंगे कि बड़े बड़े डैम्स ना बने, छोटे डैम बने, टैंक्स रखे जाएं जिससे कि वो अपने खेतों को इरिगेट कर सकें। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए सामने मिलता है और अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, व्हाट इज द क्राइटेरिया यूज बाय द UNDP फॉर क्लासीफाइंग कंट्रीज। तो कंट्रीज को क्लासीफाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया UNDP यूज़ करता है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर UNDP की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, UNDP की फुल फॉर्म आपको पता चल गई है, आप लिख सकते हैं। हैज़ यूज्ड द क्राइटेरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज के डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए वो क्या देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखेंगे। जब भी आपने पढ़ा, ऊपर हमने जाना था कि अलग अलग तरह से लोगों के डेवलपमेंट को देखा जाता है, हमने चैप्टर में भी टेबल में पढ़ा था। ठीक है, तो HDI कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। अब HDI को कैलकुलेट किया जाता है, किस किस बेस पे किया जाता है वो सारी चीज़ें अभी हमने ऊपर ही पढ़ी हैं। पर कैपिटा इनकम देखी जाती है, यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है, लिटरेसी रेट देखा जाता है, मतलब कि कितने लोग एजुकेटेड हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कंट्री कितना डेवलपमेंट कर रहा है। वही ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो देखा जाता है कि कितने लोग प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन गेट कर रहे हैं, कितने सेकेंडरी लेवल पर कर रहे हैं और कितनी हायर एजुकेशन लेवल पर स्टडी कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि किस तरह से जो कंट्री है वो डेवलपमेंट कर रही है, और सभी कंट्रीज़ की यहाँ पर बात की जा रही है। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि पर कैपिटा इनकम इज़ ऑल्सो कैलकुलेटेड इन डॉलर। जो पर कैपिटा इनकम है ना वो डॉलर में कैलकुलेट की जाती है फॉर ऑल कंट्रीज, सभी कंट्रीज़ के लिए, सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड ईजीली, ताकि इनको आसानी से इनकी तुलना की जा सके। HDI हैज़ बीन कैलकुलेटेड फॉर अबाउट 177 कंट्रीज। तो यहाँ पर 177 कंट्रीज़ का जो है को कैलकुलेट किया गया HDI के द्वारा। अकॉर्डिंग टू इट द रैंक ऑफ इंडिया इज़ 131। तो इंडिया की रैंक कितनी है उसमें, 131 पर है। एंड द रैंक ऑफ श्रीलंका इज 73। और देखिए श्रीलंका की कितनी है, 73 रैंक है, विच इज़ मच बेटर दैन दैट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया से काफ़ी बेटर है। यानी कि श्रीलंका जो है 73 रैंक पर है, जबकि इंडिया 131 की रैंक पर है, जो काफ़ी
डिफरेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। वी आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रोग्रेस इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर एज येट। तो देखिए इससे हमें पता चलता है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में प्रोग्रेस करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर बेटर पब्लिक फैसिलिटीज नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमें पब्लिक फैसिलिटीज, बेटर पब्लिक फैसिलिटीज की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, एक्सप्लेन एनी 4 पब्लिक फैसिलिटीज़। यहाँ पर हमें 4 ऐसी पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात करनी है जो लोगों को बहुत ज़्यादा, जो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। पब्लिक फैसिलिटीज आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए पब्लिक फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, और एट वेरी लो प्राइस, या बहुत कम कीमत उनकी होती है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक लाइक स्कूल, हेल्थ सेंटर एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो ये होती है लोगों की भलाई के लिए, जैसे कि स्कूल हैं, गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस स्टैंड है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली बसेस हैं, ट्रेन हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज फैसिलिटीज़ इज़ टू मेक इट अवेलेबल टू एवरीवन फॉर यूज़। और ये जो फैसिलिटीज़ है ना, इनकी महत्वपूर्णता ये है कि ये हर एक के यूज़ के लिए अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 4 मेजर फैसिलिटीज़ आर एज फॉलो। यहाँ पर हम 4 मुख्य फैसिलिटीज़ देखने वाले हैं। सबसे पहले बात है बेसिक एजुकेशन। एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो देखिए बेसिक एजुकेशन में गवर्नमेंट प्रोवाइड्स स्कूल एंड अदर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ लाइक चेयर, बुक्स एक्सेट्रा टू बी यूज बाय द पब्लिक। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है स्कूल प्रोवाइड करती है, दूसरी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में चेयर हैं, बुक्स दी जाती हैं, ड्रेसेस दी जाती हैं, अब खाने के लिए भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, बट इट्स यूज़ एंड परफॉर्मेंस इज डिपेंडेड ऑन कलेक्टिव रिस्पॉन्स एंड कम्युनिटी कॉरपोरेशन। लेकिन ये किस, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है सामूहिक प्रतिक्रिया और सामुदायिक निगम पर निर्भर करती है ये। तो देखिए बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, अब बात करते हैं बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ की। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हॉस्पिटल्स, वैक्सीन्स प्रोग्राम्स टू मेंटेन बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा हॉस्पिटल प्रोवाइड किए गए हैं, वैक्सीन प्रोग्राम वहाँ पर चलाए जा रहे हैं, जिससे कि लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करके रखा जा सके। लॉ एंड ऑर्डर फॉर फैसिलिटीज़, यानी कि सिक्योरिटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है, टू एंश्योर लॉ एंड ऑर्डर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, की वो सभी लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, लॉ एंड ऑर्डर बनाए, इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस इन द कंट्री, जिससे कि कंट्री में शांति बनी रहे। प्रोवाइड फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात की जा रही है। गवर्नमेंट ओपन पीडीएस शॉप्स, तो गवर्नमेंट ने पीडीएस शॉप्स खोली हुई है, राशन शॉप्स खोली हुई हैं, थ्रू विच इट सप्लाइज बेसिक फूड आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, पल्सेस एक्सेट्रा। तो इन सभी शॉप्स पर, जैसे कि राशन की शॉप है, यहाँ पर बेसिक फूड प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि चावल है, व्हीट है, पल्सेस हैं, और वेरी लो प्राइस पर यहाँ पर दिया जाता है, या सब्सिडी रेट पर दिया जाता है, ठीक है, और वो उन लोगों को दिया जाता है जिनकी इनकम काफ़ी कम है। अदर फैसिलिटीज़ आर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक रोड्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, जैसे रोड है, ठीक है, अब इरिगेशन प्रोजेक्ट जैसे है, और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाता है अर्बन एरियाज़ में। व्हाट इज़ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो सतत आर्थिक विकास क्या है।
राइट एनी 3 मेजर टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और हमें जो है यहाँ पर 3 ऐसे मेजर बताने हैं जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो देखिए सस्टेनेबिलिटी फॉर डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू द डेवलपमेंट विच टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। काफ़ी बार हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। आई होप अगर एग्जाम में आती है तो आप इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर में भी पढ़ा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, वेरी शॉर्ट में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी हम यहाँ पर 2-3 बार पढ़ चुके हैं। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे। सच डेवलपमेंट शुड ऑल्सो नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, अदरवाइज इट इज़ मीनिंगलेस। तो देखिए इस तरह का जो डेवलपमेंट है इसको आने वाली जनरेशन की जो ज़रूरतें हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, फिर ये डेवलपमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए फॉलोइंग आर 3 मेजर टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। तो कि यहाँ पर 3 मेजर यहाँ पर दिए गए हैं जिससे कि हम इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात की गई है ओवर एक्सप्लॉयटेशन की। ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो रिसोर्सेज का होना ही नहीं चाहिए, कहा जा रहा है शुड बी अवॉइडेड, उसे अवॉइड करना चाहिए। रूल ऑफ 3, यहाँ पर 3 रूल दिए गए हैं जैसे कि रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज, इन्हें हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, आगे कहा गया है इन प्लेस ऑफ इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज मस्ट बी एडॉप्टेड। तो देखिए कहा जा रहा है कि ये जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना और कन्वेंशनल रिसोर्सेज है, इनकी बजाय हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अपनाना चाहिए, जो रिन्यू हो सके ऐसे रिसोर्सेज को अपनाना चाहिए। हमें ऐसे रिसोर्सेज नहीं अपनाने चाहिए जो नॉन रिन्यूएबल हो। आगे देखिए न्यू टेक्नोलॉजीज शुड बी डेवलप्ड फॉर जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए जो रिसोर्सेज को जुडिशियली यूज़ कर सके, हम न्यायिक रूप से उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी पोल्यूशन फ्री रहे। तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चन आंसर को रीड कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।